नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले हिमाचल की विधानसभा जो कि धर्मशाला में है, वहाँ पर किसी ने गेट पर, जो विधानसभा की गेट पर किसी ने खालिस्तान के झंडे लगा दिए। वो दीवार पे, वो गेट पे खालिस्तान के झंडे लगा दिए। एक साल पहले जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ और किसान बिल को वापस करने की मांग जब किसान कर रहे थे, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन किसानों को जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उनको खालिस्तानी कहकर ट्रोल करते थे। अब ये खालिस्तान चीज क्या है, कौन है ये खालिस्तान और इसका इतिहास क्या है, और एग्जाम में ये खालिस्तान या इस जैसी चीजें एग्जाम में कैसे हेल्प करेंगी, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस तरह से हम खालिस्तान के ऊपर सवाल को हैंडल करते हैं। तो खालिस्तान मूवमेंट के बारे में सवाल रहेगा, जिसमें हिस्ट्री एंड मिस्ट्री अबाउट द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, कि जो अलग होने की बात करते हैं वो मूवमेंट है ये। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस के लखनऊ है, उनके लिए कुछ कोर्सेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है, साथ में बीपीएससी 68 पीपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है, आईएएस पीसीएस की जो अंडर ग्रेजुएट यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है उसके लिए 3 साल का कोर्स है। ये दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल रहेंगे। साथ में अगर कोई सिर्फ फाउंडेशन कोर्स करना चाहे उसके लिए भी हम एक कोर्स दे रहे हैं। तो आप इस नंबर पे 8317040152 पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले जानते हैं कि खालिस्तान शब्द क्या चीज है। देखिए, खालिस्तान का मतलब है खालसा की जमीन। खालसा की जमीन, खालसा ने सिख जो होते हैं वो खालसा बोलते हैं। तो खालसा की सरजमीन ये है खालिस्तान का मतलब, स्थान मतलब सरजमीन, खालसा में खालसा। ठीक है, तो ये जो भारत के पंजाब प्रांत में सिख अलगाववादी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया है। सिख अलगाववादी यानी सेपरेटिस्ट, जो अपने आप को अलग चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, उसे बोला जाता है खालिस्तान यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी कि अलग होना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान में आप देखोगे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट लगातार जब से आजादी हुई है और आजादी के बाद या आजादी के पहले भी इनफैक्ट ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहे हैं। चाहे खालिस्तान का मैटर रहा हो, चाहे कश्मीर का मैटर रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट मैटर रहा हो, चाहे माओवादी रहे हो, अपने आप को ये हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं। ये इसका बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रही होगी या पॉलिटिकल कंडीशन रही होगी, वो सब अलग अलग होती है। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे खालिस्तान के ऊपर। यहाँ समझिए कि खालिस्तान वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से अपने आप को अलग करके एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। खालिस्तान का यह मतलब है। ठीक है, अब इसमें कौन है, क्या, देखिए, जो क्लेम करते हैं, जो खालिस्तान जो इलाका क्लेम करते हैं, उसमें अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कहते हैं कि हमें पूरा पंजाब चाहिए, पूरा पंजाब चाहिए। ठीक है, वो खालिस्तान में होगा। हमें कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश के भी चाहिए। ठीक है, जो कि नीचे पहाड़ों से नीचे वाले जो इलाके होते हैं, कुछ इलाके हरियाणा के और कुछ वेस्टर्न यूपी के इलाके चाहिए। तो ये वो इलाके हैं जो खालिस्तान के समर्थक लोग कहते हैं कि हाँ, ये लैंड जो है वो खालिस्तान में आना चाहिए। कौन कौन से आना चाहिए, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। पंजाब का इलाका, चंडीगढ़ का इलाका, हरियाणा का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि के राज्यों के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ा जो इलाका नॉर्थ इंडिया का है, उसमें खालिस्तान लोग ये क्लेम करते हैं कि खालिस्तान के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो एक बात करें तो थोड़ा सा इतिहास लेके चलते हैं। इसको पहले इसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड लेके एक बड़ी हिस्ट्री लेके चलते हैं। देखिए, हुआ क्या, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1929 से। ठीक है, कब की, 31 दिसंबर 1929 से। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है। ठीक है, वहां पर मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि भाई जो है मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर आता है जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर 3 लोग जो हैं, 3 गुट जो हैं, वो इस बात का अपोजिशन करते हैं, अपोज करते हैं। तीनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। पहला कौन है, पहले मोहम्मद अली जिन्ना।
ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कहता है कि नहीं पूर्ण स्वराज का क्या। दूसरा भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों का वर्ग का कर रहे होते हैं, तो इनका भी अपना रिजर्वेशन होता है कि भाई जो आप जिस कॉन्सेप्ट को पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हो उसमें दलितों का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि गोरे साहब चले जाएंगे तो गोरे साहब आ जाएंगे। और तीसरा मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह ये है मास्टर तारा सिंह जो कि शिरोमणि अकाली दल का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। और ये तीनों लोग जो हैं वो पूर्ण स्वराज का विरोध करते हैं। तीनों के अपने अपने है, एक मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दलितों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तारा सिंह जो है वो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कॉल्ड, इसमें मैं ये नहीं कहता कि सभी सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीनों ही जो हैं वो पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसके विरोध में बात करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ये जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक चलता रहा। फिर देश हो गया आजाद, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, ठीक है। अब जो सिखों को उम्मीद थी कि जब देश आजाद होगा तो सिखों के लिए एक अलग से खालिस्तान मिल जाएगा, जिस तरह मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया उस तरह सिखों के लिए एक खालिस्तान मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी ये बात नहीं मानी और पंजाब के ही दो टुकड़े कर दिए, एक चला गया पाकिस्तान में, दूसरा चला गया हिंदुस्तान के अंदर। अब जब 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो ये मूवमेंट जो था कि सिखों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, एक जो जिसको सिख लोग अपना कह सके, उसके लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये मूवमेंट था एक अलग राज्य के लिए, पहले हो रहा है एक अलग देश के लिए, अब बात हो रही है एक अलग राज्य की, हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। जैसे कि गुजरातियों का गुजरात हो गया, मराठों का महाराष्ट्र हो गया, इसी तरह सरदारों का जो सरदार हैं सिख हैं उनके लिए कोई पंजाब राज्य होना चाहिए। और ये मूवमेंट जो है वो कई साल चला, लगभग 18-19 साल चलता है। और 18-19 साल चलने के बाद 19 साल चलता है, 1966 में इंदिरा गांधी जो है वो ये बात मान लेती है कि सिखों का एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पंजाब को 3 हिस्सों में। लेकिन यहाँ पंजाब नहीं है, पंजाब इज पेप्सू। पेप्सू क्या है? पटियाला एंड स्टेट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका मतलब पेप्सू। तो पहले पेप्सू हुआ करता था, यह है पूरा पेप्सू, देखिए इसमें पूरा आज का मौजूदा पंजाब है, ठीक है। कुछ इलाका दिल्ली का है, कुछ आपका हिमाचल प्रदेश का इलाका है, ठीक है। तो इसे पेप्सू कहते हैं, 1951 का ये नक्शा है। तो यहां से कुछ इलाके अलग किए गए जिसमें कुछ पंजाबियों के लिए दिया गया, ठीक है। इसमें ये आप देखिए एक इलाका पंजाब को दे दिया गया जो सिखों को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी बोलने वाले हरियाणा में चले गए और पहाड़ी लोग हिमाचल प्रदेश में चले गए, और चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना दिया गया, ठीक है। तो 1966 तक सिख लोग जो हैं वो अलग राज्य की मांग करते हैं। 1966 के बाद इंदिरा गांधी जो है वो पेप्सू के 3 टुकड़े करती हैं, पहाड़ियों के लिए हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और सिख समुदाय के लिए पंजाब का गठन हो जाता है, ठीक है। अब ये लगता है कि भाई ये जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए शांत हो गई हैं और शांत होती भी हैं, लेकिन चीजें फिर भी उस लेवल पे शांत नहीं होती हैं, ठीक है। अब खालिस्तान का एक एंगल और ले लेते हैं। 1940 में एक कैरेक्टर और आता है, जगजीत सिंह चौहान। कौन है? जगजीत सिंह चौहान। ये है जगजीत सिंह चौहान, ठीक है। जगजीत सिंह चौहान जो हैं वो 1940 के अंदर ही खालिस्तान नामक एक बुक लिखते हैं। जगजीत सिंह चौहान जो हैं वो खालिस्तान नामक एक किताब लिखते हैं और पहली बार खालिस्तान शब्द का यहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कि भाई 1947 प्रवासी सिखों के लिए वो होना चाहिए। अच्छा, अब जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो जगजीत सिंह चौहान जैसी सोच रखने वालों को फंडिंग भी मिलना शुरू हुई। और ये जो फंडिंग थी मुख्यतः 2 लोगों से आती है, 2 तरह से आती है। पहली आई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की ISI जो है उसने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, जगजीत सिंह चौहान को बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा वो सिख जो कि इंडिया छोड़कर UK, इंग्लैंड या कनाडा, अमेरिका में बस गए हैं, उन लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट आज के दौर में भी हम देखते हैं तो जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है, बजाय इंग्लैंड में और कनाडा में बसे हुए हैं।
वो लगातार फंडिंग और एक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। आज भी 70 साल के बाद भी चलता रहता है, ठीक है। तो जगदीश सिंह चौहान जो कि हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड में जाके बस जाता है, और वहीं से जो एनआरआई जो होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर के इंडियन जो इंडिया से बाहर बसे हुए हैं, इस मूवमेंट को लगातार फंड करते रहते हैं, ठीक है। और इसी बीच में आपका जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं, वो उस 1971 के दौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, और वो भी जगदीश सिंह चौहान से कहते हैं कि अगर आप हम चाहें तो हम आपको सपोर्ट करें, और खालिस्तान मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट खालिस्तान में होता है, यहाँ तक कि पैसे के साथ साथ जो भी हथियार होता है, क्योंकि ये एक वायलेंट मूवमेंट था, हथियार दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और सब कुछ जो है वो पाकिस्तान ISI के माध्यम से करता है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, ये मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट आता है 1980s में, 82 to 84 के बीच में आता है। एक व्यक्ति का उदय होता है, भिंडरावाला। भिंडरावाला का उदय होता है इस पूरे बैकग्राउंड में, क्योंकि अभी तो जगदीश सिंह चौहान है, वो थोड़े से सॉफ्ट माने जाते हैं, ठीक है। वायलेंस हो रहा है, लेकिन उस लेवल का वायलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वैसे भी इंग्लैंड बसे हुए हैं, लेकिन जो भिंडरावाला आता है, वो खुल के हिंसा का सहारा लेता है और खुल के इस मूवमेंट को बढ़ाता है, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसमें वो पॉलिटिकल मर्डर्स करता है, लोगों की हत्या करता है, ऑफिसर्स की हत्या करता है। पंजाब केसरी के संपादक थे, उनकी हत्या करता है, लाला जगत नारायण, उनकी हत्या कर देता है, जो कि बहुत बड़ा एक मर्डर या एसिसिनेशन वो था उस समय का। तो काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी बड़ा वर्ग जो होता है वो भिंडरावाले के सपोर्ट में आ जाता है। भिंडरावाले के सपोर्ट में बहुत बड़ा वर्ग आ जाता है, जिनको लगता है कि हाँ भाई, भिंडरावाला खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा करेगा और भिंडरावाला खालिस्तान बना ले जाएगा, ठीक है। अब भिंडरावाला जो है एक गेम और करता है, अब ये जाकर छुप जाता है स्वर्ण मंदिर के अंदर। स्वर्ण मंदिर में जाकर ये पनाह ले लेता है, वहां पर अपने टीम बनाता है और पूरा एक स्वर्ण मंदिर को। अब स्वर्ण मंदिर तो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है। अब इनोसेंट सिख जो है उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन एक जो भिंडरावाले जैसी वाली सोच है, वो जब वहां पहुंच जाता है तो मामला बहुत खराब हो जाता है। और यहां पर इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से भिंडरावाला को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, ऑपरेशन वुड रो चलता है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ब्लैक थंडर 2 चलाए जाते हैं, ठीक है। और इस कार्रवाई में खासकर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो कार्रवाई होती है, जिसके अंदर भारतीय फौजें स्वर्ण मंदिर के अंदर एंटर हो जाती हैं, और स्वर्ण मंदिर में आके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिंसा होती है। लगभग 300-400 भारतीय सैनिक मारे जाते हैं, कुछ दूसरे जो आतंकवादी हैं वो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। भिंडरावाला वहाँ से मारा जाता है उसमें। और इस एक पूरा इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, उसके बाद जो वायलेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। भिंडरावाला जो 1984 में मरने के बाद 1985-86 से लेकर 1995 तक ये जो वायलेंस है अपनी चरम सीमा पहुंच जाता है। 95 में भारतीय सरकार किसी तरह से वायलेंस को कंट्रोल करने में कामयाब होती है, खालिस्तान मूवमेंट को कंट्रोल करने में, रोकने में कामयाब होती है। और 95 के बाद जो पंजाब है वो नॉर्मलिटी की तरफ जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन 95 तक काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। लेकिन 95 तक किसी तरह से भारत सरकार पंजाब की आम पब्लिक के सपोर्ट के साथ जो है वो इस मूवमेंट को ख़त्म कर देती है। लेकिन जो भिंडरावाला की वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और कुछ सिखों का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को ऑर्डर किया कि वो गोल्डन टेम्पल में एंटर करें, और जब फौज एंटर की तो इससे सिख धर्म का अपमान हुआ है। तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा और कुछ लोगों ने रिवेंज लेने की कोशिश की, कहा कि हम रिवेंज लेंगे, इंदिरा गांधी को इस चीज़ का सबक सिखाएंगे। और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, और इंदिरा गांधी के ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे बेन सिंह और सुखवंत सिंह, वो इंदिरा गांधी की हत्या कर देते हैं। ये बात है 1984 की, ठीक है। अब जैसे ही 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, एंटी सिख दंगे जो हैं वो दिल्ली में स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग
मासूम सिख लोग मारे जाते हैं। ये अपने आप में पॉलिटिकल दंगा था, इसको बनाया गया जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ रोष था, और इसकी जांच अभी भी चल रही है, अभी भी इसमें हो रहा है और दोषियों को सजा देने की बात कही जा रही है। तो ये पूरा एक खालिस्तान मूवमेंट था। आज भी खालिस्तान के शुभचिंतक, मैं कहता हूं, वो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। हिंदुस्तान में खालिस्तान के शुभचिंतक काफ़ी कम हैं, बट अभी भी चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं जो चाहते हैं खालिस्तान को अलग कर लिया जाए, हिंदुस्तान से अलग कर लिया जाए। अब ये जो थी वो खालिस्तान की पूरी कहानी थी, ठीक है। अब आ रहा है बात कि ये हमने क्यों सीखा, ये हमने क्यों पढ़ा। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि GS1 के अंदर आपका एक आता है रीजनलिज्म आता है। क्या आता है? रीजनलिज्म। रीजनलिज्म एक टॉपिक है GS1 के अंदर। GS1 में टॉपिक है क्षेत्रवाद। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, खालिस्तान का कॉन्सेप्ट है, या जब हम पढ़ेंगे माओवादी का पढ़ेंगे या नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से जुड़े हुए रीजनलिज्म की एक क्षेत्र की सेंटिमेंट्स को बढ़ाना और अपने आप को वहां से अलग करने की कोशिश करना। तो इस तरह के मूवमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इन मूवमेंट्स वैसे तो अलग अलग है और इनके पीछे बैकग्राउंड स्टोरीज अलग होती हैं, बट जब आप इसको पूरे लार्जर स्केल में देखोगे तो आप देखोगे कि एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं ये, ठीक है। पहले लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं, फिर वायलेंस का सहारा लेते हैं, सरकार को प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और उसमें बात अपने उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें क्षेत्रवाद रीजनलिज्म में हमें पढ़ने को पड़ेगी और इसलिए ये वीडियो बनाया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।